मैं भारतीय फौज की हिरासत में था। मुझे ट्रक में दो फौजियों के दरमियान फंसा कर बिठा दिया गया था। मालूम हुआ कि ये लोग किसी खतरनाक कश्मीरी मुजाहिद की तलाश में थे, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि वो इसी जगह मौजूद है, और उन्होंने मुझे वही कश्मीरी गोरीला समझकर पकड़ लिया था। ट्रक सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगे थे। मैं सबसे अगले ट्रक में था। हमारे पीछे दूसरे दोनों ट्रक आ रहे थे। मैं दो भारतीय फौजियों के दरमियान फंस कर बैठा हुआ था। तीसरा भारतीय फौजी ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक चला रहा था। एक फौजी ने मेरी गर्दन दबोच कर मुझे गाली देकर कहा, तुम लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है, अभी तुम्हें मजा चढ़ाते हैं। दूसरे फौजी ने कहा, इसको बाहर निकाल कर शूट कर दो। पहले फौजी ने मेरी गर्दन छोड़ दी और बोला, यूनिट में ले जाकर पहले इससे दूसरे गोरीलों के ठिकाने का पता चलाएंगे, उसके बाद इसकी गर्दन काट डालेंगे, गोली इस पर जाया नहीं करेंगे। तीनों भारतीय फौजी ट्रक एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी के गिर्द सांप की तरह बल खाती सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि अचानक ऊपर से तड़ातड़ फायर आना शुरू हो गया। ड्राइवर फौरन ब्रेक लगाकर चीखा, कश्मीरी गोरीले इधर भी हैं, नीचे उतरकर पोजीशन संभालो। दोनों फौजी मुझे पकड़कर मेरे साथ ही ट्रक में से बाहर निकलकर झाड़ियों में बैठ गए। एक फौजी ने ब्रेन गन की नाली मेरी गर्दन के साथ लगा दी थी। दूसरा फौजी और ट्रक ड्राइवर दोनों ऊपर की तरफ फायरिंग करने लगे। दूसरे ट्रकों में जो भारतीय फौजी बैठे थे उन्होंने भी ट्रकों से छलांगे लगा दी थी और ट्रकों से दूर हटकर झाड़ियों के पीछे पोजीशन लेकर ऊपर धड़ाधड़ फायरिंग करने लगे थे। ऊपर से मशीन गनों का फायर आ रहा था। गोलियां ट्रकों से टकराकर फट रही थी। ये कश्मीरी मुजाहिद थे जो घात में बैठे उन सप्लाई वाले ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। अचानक ऊपर से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हुए और 3-4 ग्रेनेड आकर ट्रकों से टकराए और जब के बाद दीगरे धमाकों से फटे। एक ग्रेनेड ट्रक की तरपाल के ऊपर फटा, जिसने ट्रक में एक खौफनाक धमाके के बाद आग लगा दी और उसके बाद उस फौजी ट्रक में धमाके शुरू हो गए। ट्रक का छोटा बड़ा एमुनिशन फट रहा था। अब मैं इन भारतीय फौजियों का कैदी नहीं था, मैं अपने असली कमांडो रूप में आ गया। जिस फौजी ने मेरी तरफ ब्रेन गन तान रखी थी, मैंने नीचे से हाथ मारकर उसकी ब्रेन गन को ऊपर किया और उसके साथ ही उसकी ब्रेन गन को पकड़कर जोर से झटका दिया। वो पीछे को गिरा ही था कि मैंने उस पर एक ब्रस्ट मारा। वो उछला और नीचे ढलान में लुढ़क गया। दूसरे दोनों फौजियों ने अपनी गनों का रुख मेरी तरफ किया ही था कि मैंने उन पर गन की बौछारें मारनी शुरू कर दी। दोनों भारतीय फौजी वहीं उल्टे हो गए। उसके बाद मैं सड़क किनारे की झाड़ियों में दूसरे भारतीय फौजियों की तरफ दौड़ा जो फटते हुए ट्रक के शोलों और धमाकों से बचने के लिए सड़क की दूसरी तरफ दौड़ गए थे और वहां पोजीशनें संभाल कर ऊपर की तरफ बेमकसद गोलियां चला रहे थे। वो मुझे सड़क की दूसरी तरफ साफ नजर आ रहे थे और मेरी जद में थे। मैंने ब्रेन गन उनकी तरफ की और अंधाधुंध ब्रस्ट फायर करने लगा। ये 6-7 फौजी थे जिनमें से एक भी जिंदा न बच सका। जब नीचे से भारतीय फौजियों की फायरिंग रुक गई तो पहाड़ी के ऊपर से एक बार फिर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद हुआ और मैंने 10-12 कश्मीरी हुर्रियत परस्त गोरीलों को दरख्त की आड़ लेते बिखरी हुई पोजीशन में नीचे आते देखा। एक भारतीय फौजी ट्रक वहीं जल रहा था, दूसरे दोनों ट्रक उसी तरह खड़े थे। मैं ब्रेन गन लेकर उस तरफ सड़क पर निकल आया। मैंने ब्रेन गन ऊपर उठाकर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। कश्मीरी गोरीले मेरी तरफ आए। वो मुझे देखकर एक दूसरे से कश्मीरी में कहने लगे। एक ने मुझसे पूछा, कौन हो? मैंने कहा, इस सवाल के जवाब के पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है, बस तुम ये समझ लो कि मैं मुसलमान हूँ और तुम्हारे कमांडर शेरवान का साथी हूँ। फिर मैंने उन्हें अपना नाम बताया तो वो जोश में आकर नारे लगाने लगे। इनमें से 2 ने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने मुझे बारी बारी गले लगाया। फिर ट्रकों की तलाशी शुरू हो गई। दोनों ट्रकों में मशीन गन्ने, स्टेन गन्ने, रॉकेट लॉन्चरों के रॉकेट, मार्टर गन्नों के गोलों के क्रेट भरे हुए थे। कश्मीरी गोरीलों के लीडर ने कहा, इन ट्रकों को आगे ले चलो। मैं भी इन कश्मीरी मुजाहिदों के साथ एक ट्रक में बैठ गया और जंगी हथियारों से भरे हुए दोनों ट्रक आगे की तरफ चल पड़े। उस वक्त सूरज श्रीनगर की पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो गया था और वादियों पर हल्का हल्का अंधेरा छा गया था। कोई 1 मील का फासला तय करने के बाद ट्रकों को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया, जहां दूसरे कश्मीरी मुजाहिद भी इधर उधर से निकल आए। ट्रकों में से असलहा और जंगी हथियारों के क्रेट बाहर निकाल कर ऊपर ले जाए जाने लगे। इस दौरान कुछ मुजाहिद पीछे पहाड़ी की ढलान पर झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठे रहे कि अगर पीछे कोई भारतीय फौजी गाड़ी या ट्रक आए तो उसे वहीं रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दें। 1 घंटे के अंदर अंदर भारतीय ट्रकों का सारा एमुनिशन कश्मीरी हुर्रियत परस्त मुजाहिदों ने खुफिया ठिकाने में पहुंचा दिया। रात मैंने इन कश्मीरी मुजाहिदों के साथ ही गुजारी। दूसरे दिन इनमें से 2 मुजाहिद जिन्होंने मुझे कमांडो शेरवान के पास कई बार देखा था, मुझे साथ लेकर पहाड़ी रास्तों में से गुजरते हुए कमांडो शेरवान की खुफिया कमी गाह में आ गए। कमांडर शेरवान ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। मैंने शेरवान को अपनी रोइदाद मुख्तसर बयान की और कहा, कमांडर मुझे बताओ हमारा अगला कमांडो मिशन कौन सा है? कमांडर शेरवान ने जेब से छोटा सा कागज निकाल कर मेरे सामने रख दिया और बोला, आज रात काजी कुंड की पहाड़ियों के पीछे से एक भारतीय फौजी कैनवॉय आ रहा है, हमें घात लगाकर उसे बर्बाद करना है। मैंने कमांडर का हाथ अपने हाथ में लेकर पुरजोश अंदाज में कहा, इंशाल्लाह ये भारतीय फौजी कैनवॉय श्रीनगर नहीं पहुंच सकेगा। उसी रात के अंधेरे में हम 4 कमांडोज दूसरे कश्मीरी मुजाहिदों के साथ अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गए।
हमारी मंजिल काजी कुंड की पहाड़ियां थी, जिनमें एक सड़क सांप की तरह बल खाती पहाड़ियों में से उतरकर श्रीनगर के मैदानों में दाखिल होती थी। हमें जो इत्तला मिली उसके मुताबिक ये मिलिट्री ट्रकों का कैनवॉय दर्रा हाजी पीर की तरफ से आ रहा था। ये बड़े ट्रक थे जिनमें दूसरे फौजी साजो सामान के अलावा मार्टर गन्नों और मार्टर तोपों के गोलों का भारी स्टॉक श्रीनगर के भारतीय छावनी में लाया जा रहा था। भारतीय फौजी श्रीनगर के आसपास के गांव में मुसलमान कश्मीरियों के मकान मार्टर फायर से तबाह करते थे। इन गांवों पर इन्हें शक पड़ता था कि यहाँ कश्मीरी हुर्रियत परस्त छुपे हुए हैं। वो उस गांव पर अचानक छापा मार लेते थे, तलाशी लेते थे, औरतों की बेहुरमती करते, जरा सी मजाहमत पर मर्दों को गोलियों का निशाना बनाते और उसके बाद गांव से कुछ फासले पर जाकर मार्टर तोपों के फायर से पूरे गांव के मकानों को मलबे का ढेर बना देते। चुनाचे इन ट्रकों को रास्ते में ही तबाह करना बहुत जरूरी था। हम 4 तरबियत याफ्ता कमांडो थे, मैं, कमांडर शेरवान और दूसरे 2 कश्मीरी गोलीबाज। हमारे अलावा 3 कश्मीरी मुजाहिद थे। ये इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। हमने कश्मीरी किसानों का भेस बदल रखा था और खच्चरों पर सवार काजी कुंड की तरफ जाने वाले पहाड़ी रास्ते पर चले जा रहे थे। किसी ने पुराना कंबल और किसी ने खेस जिस्म के गिर्द लपेटे हुए थे। इन कंबलों और खेसों के अंदर हमने स्टेन गन्ने छुपा रखी थी। हम इन पहाड़ियों में सारा दिन सफर करते रहे। रात को एक जगह आराम किया, अगले रोज फिर सफर शुरू कर दिया। हम काजी कुंड के पुराने पुल वाले मोड़ पर पहुंचकर घात लगाना चाहते थे, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक भारतीय कैनवॉय को तीसरे दिन दोपहर के बाद वहां से गुजरना था। रात को 3 घंटे हमने आराम किया और मुंह अंधेरे खच्चरों पर सवार होकर अपने सफर पर चल पड़े। दूसरे दिन शाम को हम काजी कुंड की पहाड़ियों में से गुजर रहे थे। कमांडो शेरवान ने दूरबीन से ऊपर पहाड़ी सड़क को देखा और दूरबीन मुझे देकर कहा, ऊपर जो सड़क नजर आ रही है उसके पीछे पुराना पुल है जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। हमें वहाँ घात लगाकर बैठना होगा। मैंने दूरबीन लगाकर देखा। दूर ऊपर पहाड़ी के पहलू में एक सड़क बल खाती गुजर रही थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। मैंने दूरबीन आंखों से हटाते हुए कमांडो शेरवान से कहा, पुराना पुल यहाँ से पीछे कितनी दूर होगा और क्या वहाँ घात लगाने के लिए कोई मौजूद जगह होगी? शेरवान बोला, पुल के ऊपर ढलान पर चनार के बेशुमार दरख्त हैं। इन दरख्तों में बड़ी अच्छी घात लगाई जा सकती है। बाकी दोनों कमांडोज ने हमारे ख्याल की तस्दीक की और हमने अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ी सड़क की तरफ खच्चरों को डाल दिया। रास्ता काफी दुश्वार था। रास्ते में दरख्त थे और झाड़ियां थी, छोटे बड़े पत्थर और चट्टानें थीं। सीधा रास्ता कोई नहीं था। हमारे खच्चर हर किस्म की रुकावटों में से गुजर जाते। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। इलाके में कोई भारतीय फौजी कैंप नहीं था, इसलिए हम आजादी से सफर जारी रखे हुए थे। देखने में रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन ऊपर सड़क पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सूरज काजी कुंड की पहाड़ियों के पीछे छुप गया था, जिसकी वजह से पहाड़ की इस जानिब जहां हम थे अंधेरा छा गया था। सड़क पक्की थी और उस पर से सिर्फ एक ट्रक ही गुजर सकता था। 2 ट्रक बराबर बराबर होकर नहीं गुजर सकते थे। इस सड़क पर पब्लिक गाड़ियों की ट्रैफिक बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ फौजी कैनवॉय ही आते जाते थे। श्रीनगर से अगर फौजी कैनवॉय आता था तो दर्रा हाजी पीर की तरफ से आने वाले कैनवॉय को वहीं रोक लिया जाता था। दर्रा हाजी पीर से जो कैनवॉय आता था, दूसरी किसी गाड़ी को सड़क पर आने की इजाजत नहीं होती थी। ये सारा काम पुराने पुल पर मौजूद एक फौजी मोर्चा था, वहाँ वायरलेस के जरिए अंजाम पाता था। हमने सड़क के ऊपर चनार के दरख्तों में एक जगह कैंप लगा लिया। अपने इर्द गिर्द दरख्तों की शाखें काट कर मसनूई झाड़ियों का हिसार बना लिया। हमें वहीं रात गुजारनी थी। दूसरे दिन असलहे से लदे हुए फौजी ट्रक दोपहर के बाद किसी भी वक्त गुजरने वाले थे। हमारे मुखबरों ने बताया था कि ये 4 बड़े ट्रक हैं। इनके आगे पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड की जीप होगी, जिसमें मुसल्लह फौजी होंगे और मशीन गन्नें भी लगी हुई होंगी। रात हमने दरख्तों के नीचे कैमोफ्लेज करके बनाए गए कैंप में गुजारी। दूसरे दिन हम घात लगाकर भारतीय फौजी कैनवॉय का इंतजार करने लगे। दिन गुजर गया, शाम आ गई, मगर कोई कैनवॉय ना आया। कमांडर शेरवान भी परेशान था। कहने लगा, कहीं कैनवॉय का टाइम और रूट तो तब्दील नहीं हो गया, मगर दूसरा रूट तो कोई भी नहीं था। अगर कैनवॉय के ट्रकों को गुजरना है तो वो इसी सड़क पर से गुजर कर श्रीनगर जाएंगे। हो सकता है टाइम बदल गया हो, कोई वजह हो गई हो। हम तो यहाँ बैठे ही हैं। आज नहीं तो मुमकिन है कि कल किसी वक्त कैनवॉय आ जाए। जब उससे अगला दिन भी गुजर गया और कैनवॉय न गुजरा तो कमांडर शेरवान कहने लगा, हमें अपना आदमी भेजकर सही सूरत हाल का पता करना चाहिए। चुनाचे उसी वक्त एक कश्मीरी मुजाहिद को तैयार किया गया कि वो पीछे जाकर मालूम करे कि कैनवॉय कब आने वाला है। ये कश्मीरी मुजाहिद भी कश्मीरी किसान के भेस में था और उस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो उसी वक्त अपने मिशन पर निकल गया। इस दौरान हम लोग सड़क के ऊपर घात लगाकर बैठे रहे कि अगर कैनवॉय के ट्रक नजर आ जाएं तो उन पर हमला कर दिया जाए। हमारे पास स्टेन गन्नों के अलावा दस्ती बम भी थे और टैंक, शिकन, रॉकेट और रॉकेट लॉन्चर भी थे। हम उस रोज भी सारा दिन घात लगाए बैठे रहे। कोई कैनवॉय न आया। शाम को हमारा कश्मीरी मुजाहिद वापस आ गया।
उसने बताया कि जहां से बहुत पीछे कंडाल के शिवा मंदिर के करीब पहाड़ी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई है, जिसकी वजह से फौजी कैनवॉय वहीं रुका हुआ है। कमांडर शेरवान ने पूछा, क्या तुमने वो जगह देखी है जहां पहाड़ी तोदा गिरने से सड़क बंद हो गई है? मुजाहिद बोला, जी हाँ, मैं वो सारा इलाका देख कर आया हूँ। सड़क पर पहाड़ी तोदा गिरने से एक और पहाड़ी बन गई है। फौजी जवान मिट्टी पत्थर हटाने में लगे हुए हैं। असलहे से लदे हुए फौजी ट्रक कहाँ खड़े हैं? इसके जवाब में कश्मीरी मुजाहिद ने कहा, इन ट्रकों पर से गोला बारूद और फौजी साजो सामान उतार कर कंडाल के शिवा मंदिर के नीचे स्टॉक कर दिया गया है। कमांडर शेरवान ने पूछा, क्या मतलब? क्या शिवा मंदिर के नीचे कोई एमुनिशन डंप है? कश्मीरी मुजाहिद कहने लगा, सर, शिवा मंदिर के नीचे बहुत बड़ा एमुनिशन डंप है। मेरी इत्तला के मुताबिक असलहा और गोला बारूद के इस जखीरे में से ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के भारतीय मोर्चों को एमुनिशन सप्लाई की जाती है और कश्मीर के महाज पर इसी जखीरे से गोला बारूद ट्रकों में भरकर कैनवॉय की शक्ल में श्रीनगर लाया जाता है। कमांडो शेरवान ने मेरी तरफ मानी खेज नजरों से देखा और कहा, इसका मतलब है कि हमें दरख्त की शाखों को काटने की बजाय दरख्त को ही जड़ से उखाड़ डालना चाहिए। क्या ख्याल है? मैंने कहा, अच्छा ख्याल है। फिर मैंने कश्मीरी मुजाहिद से पूछा कि शिवा मंदिर के तहखाने में कितनी मिकदार में असलहा और गोला बारूद स्टॉक किया हुआ है। उसने कहा, सर, वहाँ हमारे एक कश्मीरी साथी ने मुझे बताया है कि इतना बड़ा एमुनिशन का जखीरा सारे कश्मीर में किसी और जगह पर नहीं है। कश्मीर और सियाचिन के भारतीय मोर्चों और यूनिटों को इसी डिपो से गोला बारूद सप्लाई होता है। ये बहुत बड़ा गोला बारूद का जखीरा है और मंदिर के नीचे इसलिए बनाया गया है कि किसी मुखबर को इसका इल्म न हो सके। लेकिन आपको तो मालूम ही है कि हमारे हुर्रियत परस्त हर जगह मौजूद हैं। मैंने कश्मीरी मुजाहिद से एक और सवाल किया, इस शिवा मंदिर में किसकी पूजा होती है? शिव के नाम से तो जाहिर होता है कि वहाँ शिव जी की पूजा होती होगी। वो बोला, जी हाँ, वहाँ शिवलिंग की पूजा ही होती है। शिव जी की मूर्तियों की भी पूजा होती है और शिव देवता के सर पर जो काला नाग कुंडली मारे बैठा हुआ है उसकी भी पूजा होती है। मैंने कहा, ये सारा इलाका तो दूर दराज पहाड़ियों में वाक़ है, फिर पूजा करने वाले कहाँ से आते हैं? कश्मीरी मुजाहिद ने जवाब दिया, सर, हर रोज शाम के वक्त आसपास की पहाड़ी देहात में जो हिंदू रहते हैं वो जुलूस की शक्ल में ढोल बजाते भजन गाते मंदिर में आते हैं और शिव देवता की पूजा करने के बाद वापस चले जाते हैं। मंदिर छोटा सा है मगर सारे इलाके में बड़ा मशहूर है। इसका एक महंत पुजारी है जो लोगों से नजराने वसूल करता है और उन्हें मिठाई और फूल का आशीर्वाद देता है। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, कमांडर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। हम दोनों अपने साथियों से अलग होकर कैमोफ्लेज किए हुए कैंप के अंदर आ गए। हम जमीन पर बैठ गए। कमांडर शेरवान ने कहा, फिर तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा, ये सोचने का वक्त नहीं है कमांडर, फैसला करने और उस पर अमल करने का वक्त है। मैंने शिवाजी मंदिर के भारतीय एमुनिशन डंप को उड़ाने का फैसला कर लिया है। घात लगाकर एक एक दो ट्रक उड़ाने से बेहतर है कि असलहा बारूद का वो जखीरा ही उड़ा दिया जाए जहां से ये असलहा और बारूद ट्रकों में भर भर कर सियाचिन और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी फौजियों और हुर्रियत पसंदों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। कमांडर शेरवान बोला, इसके लिए हमें बड़ी होशियारी से कोई प्लान बनाना होगा क्योंकि इतने बड़े असलहा डिपो की हिफाजत के लिए भारतीय फौजी कमांड ने सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम किया होगा। मैंने कहा, इस मिशन के लिए हमें एक मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करना होगा। हमारे पास इतना असलहा नहीं है कि पता चल जाने की सूरत में हम वहाँ पर मौजूद भारतीय कैंप के हर किस्म के असलहे से लैस फौजियों का ज्यादा देर मुकाबला कर सकें। वो बोला, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा, हम भेस बदल कर वहाँ जाएंगे। भेस तो हमने अब भी कश्मीरी किसानों का बदला हुआ है और कौन सा भेस बदलेंगे? मेरे जहन में एक पूरा मंसूबा आ गया था मगर मैं अभी ये मंसूबा कमांडर शेरवान को नहीं बताना चाहता था। मैंने कहा, कमांडर, सबसे पहले तो हमें अपने 2 कमांडोज को भेजकर मंदिर के अंदर एमुनिशन डंप की सिक्योरिटी के बारे में मुकम्मल सर्वे करवाना होगा कि वहाँ दिन के वक्त गार्ड की तादाद कितनी होती है, रात के वक्त कहाँ कहाँ गार्ड मुतय्यन होते हैं, अगर कोई गश्ती पार्टी रात को पेट्रोलिंग पर निकलती है तो उसका रूट कौन सा होता है। इन तमाम उमूर की हमारे पास मुकम्मल रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इस मिशन पर निकल सकते हैं और उसके बाद ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमें वहाँ किस भेस में जाना होगा। कमांडर शेरवान ने इस खदशे का इजहार किया कि इस तरह तो देर लग जाएगी और हो सकता है कि इस दौरान सड़क की मुरम्मत भी हो जाए और गोला बारूद लेकर एक कैनवॉय श्रीनगर की तरफ रवाना भी हो जाए। मैंने कहा, हमारे आदमी की इत्तला के मुताबिक सड़क पर जो पहाड़ी तोदा गिरा है उसको साफ करने में और सड़क को फिर से ट्रैफिक के लिए बहाल करने में कम से कम 1 हफ्ता जरूर लग जाएगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जहां से फौजी ट्रक असलहा लेकर श्रीनगर जाएं। 1 हफ्ता बहुत है। हमें अगर कल तक शिवा मंदिर के भारतीय कैंप की मुकम्मल सर्वे रिपोर्ट मिल जाती है तो हम परसों अपना मिशन शुरू कर देंगे। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें अपने मिशन के मुकम्मल करने में 1 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कमांडर शेरवान मुस्कुरा रहा था, कहने लगा, कोई बात नहीं, हमारे दोनों कमांडो अभी सर्वे मिशन पर निकल जाते हैं, ये कल तक पूरी रिपोर्ट ले आएंगे। हमारे दोनों कश्मीरी कमांडो जो हमारे साथ आए थे उसी वक्त सर्वे मिशन पर निकल गए। कमांडोज के एक्शन फौरी होते हैं, वहाँ बहस मुबाहिसे नहीं किए जाते, हुक्म मिलता है और उस पर अमल शुरू हो जाता है।
दोपहर के वक्त दोनों कश्मीरी कमांडो गए थे। वो दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे पास सिक्योरिटी की पूरी रिपोर्ट लेकर वापस भी आ गए। अगर वो सड़क के रास्ते जाते तो उन्हें टारगेट तक पहुंचने और वापस आने में 3 दिन लग जाते, लेकिन वो शॉर्टकट पहाड़ी रास्तों से होकर गए थे और 1 दिन का रास्ता उन्होंने 2 घंटों में तय कर लिया था। उन्होंने वापस आकर जो रिपोर्ट पेश की उसके मुताबिक भारतीय कैंप में 30-40 फौजियों पर मुश्तमिल सिर्फ एक कंपनी ही मुतय्यन थी, क्योंकि वहां सिवाय एमुनिशन डिपो के और कोई दूसरी फौजी इंस्टॉलेशन यानी फौजी तंसीबात नहीं थी। इस कंपनी के जिम्मे सिर्फ एमुनिशन डंप की सिक्योरिटी की हिफाजत थी और चूंकि ये इलाका उनके अंदाजे के मुताबिक कश्मीरी हुर्रियत पसंदों से बहुत दूर था, इसलिए वहां फौज की ज्यादातर नफरी तैनात करने की जरूरत नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक एमुनिशन का जखीरा शिवा मंदिर में, जहां शिव देवता और उसकी पत्नी पार्वती की बड़ी मूर्तियां थी, उनके नीचे एक बहुत बड़े तहखाने में स्टॉक किया हुआ था। ये तहखाना पहाड़ी के अंदर एक कुदरती गार की शक्ल में था जो 3 अतराफ से बंद था। सिर्फ एक तरफ से गार में जाने का रास्ता था, जिसका दरवाजा मंदिर में रखी हुई शिव पार्वती की बड़ी मूर्तियों के अकब में बनी हुई एक दीवार में वाक़ था। इस दरवाजे पर 4 भारतीय फौजी पूरी तरह मुसल्लह होकर 24 घंटे मौजूद रहते थे। इस तरह पूजा करने वाले हिंदू यात्रियों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मंदिर की जिस तरफ पथरीली सीढ़ियां थीं, उसके बिल्कुल सामने एक फौजी बैरक थी जहां कंपनी के जवान रहते थे। इनका लंगर खाना भी वहीं पर था और ट्रक भी उसी तरफ आकर खड़े रहते थे और वहीं इनमें गोला बारूद वगैरह लाद कर इन्हें श्रीनगर और सियाचिन के भारतीय मोर्चों की तरफ रवाना किया जाता था। ये जगह श्रीनगर से इतनी दूर थी और इतनी महफूज थी कि जहां किसी किस्म का कोई हादसा कभी नहीं हुआ था। मैंने कश्मीरी कमांडो से पूछा, जो हिंदू यात्री शाम को शिव मंदिर में शिवलिंग और शिव पार्वती की पूजा करने आते हैं, वो कहाँ आकर ठहरते हैं? कमांडो ने जवाब दिया, उन्हें रात को तो ठहरना नहीं होता। शाम के वक्त ढोल डमरू बजाते गाते नाचते आते हैं, मंदिर में आकर पूजा पाठ करते हैं और वहीं से नाचते गाते वापस अपनी पहाड़ी देहात की तरफ वापस चले जाते हैं। मैंने पूछा, मंदिर के पुजारी की कोठरी कहाँ पर है? कश्मीरी कमांडो ने कहा, उसकी कोठरी मंदिर के सहन के कोने में ही है। जब मैंने पूरी रिपोर्ट सुन ली तो कमांडो शिरवान और दोनों कश्मीरी कमांडोज को अपने मंसूबे से आगाह किया। मंसूबा ऐसा था कि उसकी कामयाबी के काफी इम्कानात थे। सबसे अहम बात यह थी कि उसके अलावा वहाँ की सूरत हाल में दूसरा कोई मंसूबा कारगर साबित नहीं हो सकता था। हमारे पास इतना असलहा नहीं था कि हम कमांडो अटैक करके पूरी इंडियन कंपनी का मुकाबला कर सकते, जबकि उनके पास असलहे की कोई कमी नहीं थी। अभी दिन का पहला पहर ही था। हमने अपने मिशन की तैयारियां शुरू कर दी। मंसूबे के मुताबिक हमने मुसलमान कश्मीरी देहातियों वाला लिबास उतार कर हिंदू देहातियों वाला लिबास यानी शलवार की जगह तंग मोरी वाले पाजामे पहन लिए। लंबे कुर्ते तो वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों ही पहनते थे। नागमुनि के जंगली पौधे में टमाटरों जैसा फल लगता, जिसका गूदा सुर्ख होता है, ये बड़ा पक्का रंग होता है। हमने अपने सरों पर मिट्टी डालकर बालों को साधुओं के बालों की तरह बनाया। चेहरों पर भी थोड़ी थोड़ी राख मल ली। माथे पर नागमणि के फल तोड़कर उसके सुर्ख रंग से लंबे लंबे तिलक लगाए। जंगली फूलों के हार बनाकर गले में डाल लिए। यूं हमने बिल्कुल हिंदू यात्रियों वाला हुलिया बना लिया था। बाकी कश्मीरी मुजाहिदों को हमने उसी जगह रहने की हिदायत की और हम चारों कमांडो शिव जी पार्वती के भगत बनकर यात्रियों की शक्ल में अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हमारे पास क्या कुछ था? हम 4 कमांडो थे। हम में से हर एक के पास एक एक ऑटोमेटिक जर्मन पिस्टल था, जिस पर साइलेंसर लगे हुए थे। हर पिस्तौल में 20-20 गोलियों वाले लंबे लंबे मैगजीन चढ़े हुए थे। एक एक कमांडो चाकू था। हमारे एक कमांडो साथी के खच्चर के साथ एक थैला बंधा हुआ था, जिसमें 1 दर्जन दस्ती बम थे, 4 स्टेन गन्ने और उनके मैगजीन की बेल्टें थी। मेरे पास इंतहाई जोरदार धमाके से फटने और आग लगाने वाली प्लास्टिक टेप थी, जिसकी मदद से मैंने तरसेनापली के इंडियन नेवी के जहाज और नागपुर के 5 स्टार होटल में तबाही मचा चुका था और इंडियन आर्मी की एक असलहे से भरी हुई रेलगाड़ी को भी भग से उड़ा चुका था। ये प्लास्टिक टेप मैंने खुद तैयार की थी और इसके लगाने और चलाने में मुझे इंतहाई महारत थी। हम चारों खच्चरों पर सवार होकर सुबह के वक्त अपनी काजी कुंड की कमीगाह बल्कि आरजी जंगली कैंप से निकले थे। हमारा चौथा कमांडो साथी, जिसके पास दस्ती बमों और स्टेन गनों वाला थैला था, हम सबसे पीछे पीछे कुछ फासले पर चला रहा था। उसको हमने हंगामी हालात पैदा हो जाने की सूरत में हमें हिफाजती छाता मुहैया करने के लिए पीछे रखा हुआ था। दूसरा कश्मीरी कमांडो आगे आगे था और पहाड़ियों के शॉर्टकट रास्ते पर ले जाने में हमें गाइड कर रहा था। हमने कई घाटियां, दर्रे, खाइयां और छोटी छोटी वादियां अबूर की। एक जगह हमारी बाएं जानिब तेज रफ्तारी से बहता हुआ दरिया भी आ गया। हम उसके साथ साथ थोड़ी दूर चलते रहे, फिर एक जानिब पहाड़ियों के दरमियान आकर चढ़ाई चढ़ने लगे। इस तरह मुख्तसर तरीन पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हुए हम 3 घंटों में अपने टारगेट पर पहुंच गए। हमारे गाइड कश्मीरी कमांडो ने दूर से हमें एक पहाड़ी टीले की ढलान पर एक चट्टान बाहर को निकली हुई दिखाई, जिसके ऊपर मखरूती मीनार वाला मंदिर था। मंदिर का कलश चमक रहा था और जाफरानी रंग का झंडा लहरा रहा था।
हमारे गाइड ने कहा यही शिव पार्वती का वो मंदिर है जिसके नीचे कुदरती पहाड़ी तहखाने में एमुनिशन और फौजी असलहे के अंबार पड़े हुए हैं। हमने अपने खच्चर रोक लिए। मैंने और कमांडो शेरवान ने दूरबीन की मदद से शिव पार्वती मंदिर को देखा। उसके चबूतरे पर हमें 3 साधु आलती पालती मारकर बैठे हुए नजर आए। हमने दूरबीन खच्चर के गले में लटके हुए थैले में छुपा दी और खच्चरों को आगे बढ़ा दिया। ये फासला बहुत करीब लगता था, लेकिन वहां तक पहुंचने में भी हमें 1 घंटा लग गया। शिव पार्वती मंदिर से कोई 1 फरलांग दूर ही हम खच्चरों से उतर पड़े। सिर्फ हमारा चौथा कश्मीरी कमांडो साथी खच्चर पर बैठा रहा। हमने दूरबीन वाला थैला भी उसके हवाले कर दिया। उसके पास दस्ती बमों और स्टेन गनों वाला थैला पहले से ही था। कमांडो शेरवान ने उसे हिदायत की, तुम मुहिम से दूर रहकर हम जहां कहीं भी होंगे हमें अपनी निगाह पर रखोगे। अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई तो तुम हमें फायरिंग से कवर दोगे। जब तक कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा न हो जाए तुम हमारे नजदीक ना आना। समझ गए? यस सर, समझ गया। ओके, हम जाते हैं। तुम इस वक्त हमारे पीछे आना जब हम तुम्हारी नजरों से ओझल होने लगे। हम अपने खच्चर छोड़ेंगे। टारगेट पर पहुंचकर तुम भी अपना खच्चर छोड़ दोगे। हमने खच्चर छोड़ दिए थे। इन खच्चरों ने अपने आप अपने मालिक के गांव पहुंच जाना था। हम 3 आगे आगे थे, मैं, शेरवान और हमारा गाइड तीसरा कश्मीरी गोरीला। हम पहाड़ी रास्तों पर पैदल चल रहे थे। हम सब शिव पार्वती के यात्रियों के हुलिये में थे। हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खुश हो गए। हम में से हर कोई यही सोच रहा था कि अगर हम रात को शबखून मारते हैं तो इन 4 फौजियों को कैसे अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। कमांडर शेरवान ने मुझसे पूछा, तुम्हारे प्लास्टिक बम का ज्यादा से ज्यादा दौरानिया कितना हो सकता है? मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे का वक्फा दिया जा सकता है। उसने पूछा, और कम से कम? मैंने जवाब दिया, कम से कम उतना ही वक्फा दिया जा सकता है कि एक आदमी बम लगाकर बाहर आ सके और वारदात की जगह से महफूज इलाके तक पहुंच सके। कमांडर शेरवान ने कहा, अगर हम इन 4 संतरियों को हलाक करते हैं तो प्लास्टिक बमों को सुबह होने से पहले फट जाना चाहिए। अगर हम इन्हें सिर्फ बेहोश करके अंदर जाते हैं तो दौरानिया और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। हम कर भी नहीं सकते क्योंकि होश में आ जाने के बाद यूनिट का अमला एमुनिशन की चेकिंग जरूर करेगा। मैंने कहा, हमें इन लोगों को इतना टाइम देने की क्या जरूरत है? हमें किसी न किसी तरह तहखाने के अंदर जाकर प्लास्टिक बम चिपकाने हैं। उसके बाद सिर्फ आधे घंटे का वक्फा चाहिए। आधे घंटे में हम इन पहाड़ियों में किसी महफूज मकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इतना बड़ा असलहे का जखीरा फटने से पहाड़ों में जलजले आना शुरू हो जाएंगे। कमांडर शेरवान ने गर्दन मोड़कर नीचे पहाड़ी नशेब में देखा और फिर मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, इन संतरियों तक पहुंचने के लिए इस मंदिर से ही नीचे उतरना होगा। दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। कश्मीरी कमांडो गाइड ने आहिस्ता से कहा, सर दूसरी तरफ से एक पहाड़ी पगडंडी दरवाजे तक आती है। ये पगडंडी काफी चौड़ी है। पीछे सड़क है। ट्रक उस सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं। फौजी जवान असलहा और गोला बारूद के क्रेट सरों पर उठाकर ट्रकों से लाते और ले जाते हैं। कमांडो शेरवान ने कहा, क्या ख्याल है? हमें आज रात अटैक कर देना चाहिए। मैं और कश्मीरी कमांडो गाइड कनखियों से तहखाने के दरवाजे पर अटेंशन खड़े भारतीय संतरियों का जायजा ले रहे थे। मैंने कमांडो शेरवान से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा, सर हम जब अटैक करेंगे यहाँ 4 संतरी इसी तरह खड़े होंगे। बेहतर है कल की बजाय आज रात ही हमला कर देना चाहिए। मैंने कमांडर शेरवान का आहिस्ता से हाथ दबाते हुए कहा, ओके कमांडर, हम आज रात अटैक करेंगे। टाइम रात के 2 बजे के बाद का वक्त। 2 बजे के बाद का वक्त हम कमांडो लोग हमले के लिए इसलिए रखा करते थे कि इंसान की फितरत है कि खा वो कैसी ही सख्त ड्यूटी पर क्यों न हो, उस वक्त उस पर कुदरती तौर पर नींद का गलबा होता है और वो जागने और सोने की दरमियानी हालत में होता है। कमांडर शेरवान बोला, ठीक है, हम अपने रिजर्व साथी को खबर कर देनी चाहिए। मैंने कहा, ये काम मैं करता हूँ। दूसरे में पीछे जाकर वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से हम पहाड़ी पगडंडी पर से होकर तहखाने के दरवाजे तक आना होगा। कमांडर शेरवान बोला, तुम पगडंडी की जानिब से आओगे। फिर कश्मीरी कमांडो गाइड से मुखातिब होकर कहने लगा, और तुम पहाड़ की ढलान की तरफ से ऊपर आओगे। मैं इस मंदिर की दीवार वाली सीढ़ियों से टारगेट तक पहुंचूंगा। मैं उस तरफ वाले 2 फौजियों को अपने निशाने की जद में लेकर 2 फायर करूंगा। तुम दूसरी तरफ से आकर दूसरे 2 फौजियों को खत्म कर दोगे। फिर उसने कश्मीरी कमांडो गाइड से कहा, तुम आधा घंटा पहले नीचे ढलान की झाड़ियों और पत्थरों में आकर छुप कर बैठ जाओगे। अगर हम में से किसी का निशाना खता हो जाए तो उसे तुम फायर करके हलाक कर दोगे। रिजर्व कमांडो कुछ फासले पर टीले की दरख्तों में छुप कर बैठा हुआ था। अगर सूरत हाल बिगड़ जाती है तो वो मशीन गन की अंधाधुंध फायरिंग करके हमें फरार का मौका मुहैया करेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे साइलेंसर वाले पिस्तौल की आवाज नीचे बैरक में किसी फौजी जवान को जगा दे, या कोई फौजी पहले से जाग रहा हो और वो उसे सुन ले। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 2 संतरियों के गिरने के साथ ही दूसरे फौजी खतरे को भांप कर फायरिंग शुरू कर दें और फायरिंग की आवाज से
बैरक के सारे फौजी बेदार हो जाएं। मैंने कहा हमें हर हालत में ठीक ठीक निशानों पर पिस्तौल के फायर करने होंगे। ये हमारी तरबियत और तजुर्बे का इम्तिहान है। हमें इसी दिन के लिए तरबियत दी गई है। हमारा निशाना किसी हालत में खता नहीं जाना चाहिए और चारों भारतीय संतरियों को एक साथ गिरना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनके मरकर गिरने में 2 सेकंड का वक्फा पड़ सकता है। इससे ज्यादा वक्फा पड़ गया तो न सिर्फ ये कि हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा बल्कि हम भी घेरे में आ जाएंगे। कमांडर शिरवान ने पुरएतमाद लहजे में कहा, दोस्त ये दोनों काम हम दोनों ने करने हैं और हम दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो हैं। हमारे पिस्तौल से निकली हुई गोली ठीक निशाने पर जाकर लगेगी। मैंने कहा खुदा करे ऐसा ही हो। वो बोला इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। कश्मीरी कमांडो गाइड कहने लगा, आप फिक्र न करें, अगर खुदा न करे आप में से किसी का निशाना संतरी के ऐन वक्त पर इधर उधर हिल जाने से खता हो गया तो उसे मैं अपनी फायर की जद में ले लूंगा। अव्वल तो संतरी चौकीदारों की तरह इधर उधर चलकर पहरा नहीं देते, वो एक जगह पर अटेंशन खड़े होते हैं और ये बड़ा आसान निशाना होता है। इतने में शाम का अंधेरा गहरा होने लगा। इस दौरान नीचे से इर्द गिर्द के गाँव के लोगों के भजन कीर्तन की आवाजें सुनाई देने लगी। कमांडर शेरवान ने कहा, दूसरे यात्री आ रहे हैं, तुम ऐसा करो कि अपने रिजर्व कमांडो साथियों के पास जाकर अपना सारा प्लान बता दो, हम इसी जगह बैठे हैं। मैं उठा और झूम झूम कर गाते हुए मंदिर से बाहर निकल गया। अंधेरा हो रहा था। मालूम था कि अपना चौथा रिजर्व कमांडो साथी बाएं जानिब टीले की एक जानिब किसी जगह छुप कर बैठा है। मैं उसी तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। यहाँ अंधेरा था, पत्थर और झाड़ियाँ और दरख्त थे। एक जगह से हमारा साथी कमांडो अचानक निकल कर मेरे सामने आ गया। सर क्या बात है? उसके हाथ में स्टेन गन थी। मैंने उसे वहीं एक तरफ अंधेरे में बिठा लिया और उसे सारा प्लान बताने के बाद कहा, आज रात 2:05 पर हमारा कमांडो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अपनी घड़ी मेरी घड़ी से मिला लो। हमने अपनी अपनी घड़ियों का वक्त मिला लिया। मैंने उसे सारा हुदूद अरबा बताया और कहा कि जब हम संतरियों को हलाक करने के बाद तय खाने में जाएंगे तो वो ऐसी जगह पर स्टेन गन लेकर घात में बैठ जाएगा जहां से दरवाजा उसके बिल्कुल सामने होगा। हमें तय खाने के अंदर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे। हमें सिर्फ वहां हसास जगहों पर प्लास्टिक की टेपें ही लगानी होंगी। ठीक है सर, हम पूरी तरह से अलर्ट होंगे। मैंने उसे बताया कि ऑपरेशन के फौरी बाद हम लोग नीचे पुरानी बारादरी के पास मिलेंगे, वहां से हम किसी दूसरी जगह जाएंगे। उसके बाद मैं वापस मंदिर में आ गया जहां गांव के यात्रियों ने शोर मचा रखा था, खूब डमरू बजाकर रक्स कर रहे थे। कमांडो शिरवान और कश्मीरी गाइड कमांडो एक तरफ सहन में बैठे थे। हम सब यात्रियों के भेस में थे। कोई हमें देखकर बिल्कुल नहीं पहचान सकता था कि हम कितने खतरनाक कमांडो हैं और वहाँ किस कदर खतरनाक मिशन पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।